क्या आप भूत प्रेतों में मानते हैं? अगर हाँ, तो ये अनुभव आप सभी के लिए है, और अगर नहीं, तो इसे सिर्फ एक कहानी मान करके आप सुने। अचानक से ट्रैफिक की आवाज़ से प्रदीप की नींद खुलती है। उठते ही प्रदीप अगल बगल देखता है कि ट्रैफिक के बीच में वो फंसा हुआ है, और उसका ड्राइवर बोलता है, सर उठ गए? अभी तो बहुत दूर बाकी है जाना। प्रदीप झारखंड से आसाम की ओर जा रहा था, अपनी होने वाली पत्नी और उसकी गर्लफ्रेंड, जो कि एक ही है, महिमा दास, उससे मिलने के लिए। उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी। उनके फैमिली भी हंसी खुशी राजी हो गए थे कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते, जानते हैं, अच्छे खाते कमाते हैं, तो क्यों ना रिश्ता कर ही दिया जाए। प्रदीप और उसका ड्राइवर दोनों सुबह सुबह ही निकल चुके थे, और करीबन 6:30 बजे वो एक लाइन होटल के पास रुके। वहाँ पर चाय नाश्ता वगैरह करने के लिए चाय नाश्ता किए, और कुछ खाने का सामान, मिठाई वगैरह लेकर के वो सब आगे को रवाना हो गए। चलते चलते, जगह जगह रुकते रुकते, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था, चाय नाश्ता वगैरह करते करते वो सब आगे निकल रहे थे। 8 साढ़े 8 बजा तो उन्हें झपकी सी लग रही थी, तो नींद तोड़ने के लिए उन लोगों ने गाने वगैरह बजाना शुरू कर दिया। पुराने नए हर तरह के गाने बज रहे थे, और गाना को गुनगुनाते हुए वो सब जा रहे थे। बीच में हंसी मजाक करते हुए उसका ड्राइवर कह रहा था कि देखा सर, किस तरह से आपकी प्रेमिका से आपकी शादी फिक्स हो गई, काश हमारी भी ऐसी किस्मत होती, वगैरह वगैरह कहते वो सब आगे निकल रहे थे। निकलते निकलते मकानों से भरा इलाका, बिल्डिंग्स वगैरह कब जंगल में तब्दील हो गए, पता नहीं चला। जंगलों के बीच से जाता हुआ रास्ता जिसमें ये गाड़ी जा रही थी, आसपास ना ट्रैफिक, ना कोई दूसरी गाड़ी, इक्का दुक्का कभी कोई गाड़ी दिख जाती थी। अचानक से प्रदीप का ध्यान हटता है। किस कारण से? कि उसके गाड़ी के सामने से एक काला रंग का परछाई सट से पार हुआ। प्रदीप हड़बड़ाते हुए कहा गाड़ी को, रोको 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 रोको, गाड़ी को रोको। और ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी रोका। गाड़ी रोकने के बाद ड्राइवर पूछता है कि प्रदीप सर क्या हुआ? प्रदीप ने बोला कि यार कोई लगता है बगल से पार हुआ है, हो सकता है कोई आदमी है, कहीं कोई जानवर है, कोई नीचे ना आ गया हो। ड्राइवर ने कहा कि सर रात का 1:30 बज रहा है, हो सकता है नींद के कारण आपको भ्रम हुआ हो। प्रदीप ने भी लेटी डिबी किया और बोला कि चलो वापस आगे बढ़ते हैं। गाड़ी आगे बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी। एकदम सुनसान इलाका में जब गाड़ी पहुंचा, तो वहां पे प्रदीप को एक दुल्हन की लिबास में, मतलब ब्राइडल गेटअप में, एक लेडी दिखी। हो सकता है कि कोई गाड़ी का इंतजार कर रही हो, कोई बस का इंतजार कर रही हो, ये प्रदीप अपने मन में सोचा। पर रात का 1:30 बजे कौन सी औरत, कौन सी लड़की, वो भी दुल्हन की गेटअप में खड़ा हो सकती है? ये बात उसे खटकी। पर गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। जब आगे जा रही है, जा रही है, जा रही है, जाते जाते मैं दोबारा फिर से वही औरत उसे दिखी। लेकिन ये औरत ड्राइवर को उस समय नहीं दिखी थी। पर जब तीसरी बार दिखी तो ड्राइवर को भी ये दिखी। वो दोनों समझ गए कि ये कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कोई छल हो, या हो सकता है कोई कहीं की हवा हो, कोई भूत हो, कोई प्रेत हो सकता है। वो लोग दोनों बहुत ज्यादा डर चुके थे। गाड़ी को स्पीड में भगाई। प्रदीप ने कहा कि भगाइए ड्राइवर साहब, गाड़ी भगाइए। ड्राइवर जी ने भी कहा कि दुबे जी लगता है फंसे आज। लेकिन वो सब सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य को, यानी कि जहां वो जा रहे थे, वहां वो पहुंच गए। पहुंचने के बाद हड़बड़ाते हुए उन लोगों ने अपने होने वाले संबंधी के, यानी कि प्रदीप के ससुराल वाले होने वाले, उनके गेट को बहुत जोर से ठकठकाने लगे।
हड़बड़ा गए थे भाई, क्या हुआ है भाई मेरे साथ में। उसकी होने वाली सास ने गेट खोला और कहा, अरे बेटा आप इतनी बिना बताए इतनी जल्दी। तो प्रदीप ने कहा कि आंटी जी पहले पानी दीजिए हम लोगों को, बहुत थकान हुई है, जल्दी पानी दीजिए। पानी वगैरह प्रदीप और ड्राइवर दोनों पिए और कहा प्रदीप ने कि थोड़ा आराम करने का क्या हमें कोई रूम मिल सकता है कि जहाँ आराम कर सके। तो ऑफ कोर्स मैंने कहा ऑफ कोर्स यार, आप होने वाले दामाद हो घर के और ड्राइवर साहब आपका भी रूम साथ में ही कर देते हैं, आप लोग दोनों आराम कर लीजिए। वो लोग दोनों हड़बड़ाते हुए रूम में गए, गिर जाते के साथ बेड पे गिर गए। थोड़ी हल्की खुली निगाहों से प्रदीप आसपास देख रहा था, देखा कि उसकी होने वाली जो पत्नी है वो उसे झांक करके देख रही है, चुपके से, चिढ़ाते हुए नज़रों से, और ठीक क्या कहते हैं उसे, अटखेलियाँ लगाते हुए। उसकी सालियाँ भी आसपास घूम रही थी। फिर झल्लाते हुए प्रदीप ने कहा कि क्या यार थोड़ी तुम लोग शांति दोगे, आराम करने दो। प्रदीप आराम किए। आराम करने के बाद करीबन वो शाम के 6 बजे उठे। उठने के बाद उन्होंने जब पानी पीने को गए तो उनकी होने वाली सास ने उनके हाथ पकड़ दिए कि यार आप घर के होने वाले दामाद हो और आप काम वगैरह कर रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। हाथ पकड़ा तो उनकी सास को पता चला कि बीमार है और बुखार अच्छा खासा था। जब तक वो फ़ोन करती प्रदीप बेहोश होकर के गिर चुका था, शायद कमज़ोरी की वजह से। उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन लगाया, डॉक्टर घर पे आए, टेस्ट वगैरह हुए, कहा कि एक नॉर्मल बुखार है लेकिन कुछ ज़्यादा हो चुका है, टेम्परेचर ज़्यादा बता रहा था। इंजेक्शन्स वगैरह और दवाइयाँ दे करके डॉक्टर विदा ले लिए घर से। 2 दिन के बाद में जब प्रदीप का बुखार उतरने के बाद प्रदीप ने बताया कि उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई आते समय। उस लेडी का दिखना और उस दौड़ते हुए साय का दिखना, ये बात बताया प्रदीप ने। तो उनकी होने वाली सास ने कहा कि हो सकता है बेटा, क्योंकि कई छल वगैरह होते हैं आसपास जो कभी कभार लग जाते हैं पीछा। अभी तो कुछ वैसी दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी तो मैं ठीक हूँ। इसके बाद उनके फादर इन लॉ यानी कि ससुर जी ने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम हमारे यहाँ 1 महीना के लिए रुक जाओ। प्रदीप अचानक से ये बात सुनकर के सकपका सा गया और कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैंने कोई कपड़े वगैरह कुछ नहीं लाया, ऐसा कोई प्लानिंग करके मैं नहीं आया था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर वालों से बात हो चुकी है बेटा, महिमा भी कुछ समय के बाद हमारे घर को छोड़ के चली जाएगी। हम भी चाहते हैं कि तुम भी यहाँ पे रह लो और हमें और भी अच्छे तरीक़े से जान लो, तुम सब भी समय बिताओ थोड़ा और इधर उधर जाने के लिए, जैसे कहीं घूमने जाना है या फिर किसी मंदिर को जाना है, ये सब यहाँ पे भी रह के कर लो यार। प्रदीप मान गया। और उसकी एक आदत थी, उसकी और महिमा की, जब वो साथ में रहते थे पढ़ाई करते समय में और बाकी इंटरव्यू वगैरह जब वो लोग साथ में दे रहे थे, उसमें भी उनकी आदत थी कि वो सब साथ में सुबह सुबह जॉगिंग करने को जाते थे। प्रदीप सुबह सुबह उठ गया था जॉगिंग करने के लिए और उसने रात को कहा था महिमा से कि यार सुबह सुबह हम लोग फिर से पहले जैसा जॉगिंग के लिए निकलते हैं और अगर आसपास कोई जिम वगैरह होगा तो हम सब जिम भी करेंगे साथ में ही। तो महिमा ने भी कह दिया था कि ठीक है तुम मुझे उठा देना और मैं चलूँगी। तो प्रदीप ने भी कहा मजाक करते हुए कि ठीक है काम करना, तुम पहले मुझे उठाना फिर मैं तुम्हें बाद में उठा दूँगा। ऐसा मजाक वो कर रहा था। लेकिन सुबह सुबह उससे की नींद खुली, नींद खुलने के बाद टाइम वगैरह कुछ देखा नहीं, तो थोड़ा सा ठंड का समय सा लग रहा था। ये सुबह सुबह अभी असम की जगह में वहाँ पे होता है ठंड। वो बाहर निकला और देखा कि महिमा बाहर इंतज़ार कर रही है। प्रदीप ने कहा चलो महिमा चलो जॉगिंग वगैरह करते हैं। तो वो सब जॉगिंग कर रहे थे, महिमा उसके आगे थोड़ी जॉगिंग कर रही है और प्रदीप भी जॉगिंग कर रहा है साथ साथ में।
जॉगिंग करते करते जब प्रदीप ने ध्यान दिया कि यार मैं थक सा गया हूँ यार, ये एकदम फिट है भाई, दौड़ रही है, अच्छा खासा दौड़ रही है। और जब वो तेज दौड़ा महिमा से आगे निकलने के लिए, किसी तरह से आगे निकलते निकलते महिमा को बाय कहना चाहता था कि जैसे बाय मैं आगे निकल रहा हूँ, ऐसे कहते कहते प्रदीप आगे गया। जैसे ही उसने महिमा की ओर देखा, महिमा नहीं थी वो, शरीर महिमा का था, लेकिन चेहरा उस औरत का पूरी तरह से विभत्स था, जला हुआ भी नहीं कह सकते हैं, जैसे चोटें आई हों वगैरह वगैरह, बहुत ही भयानक चेहरा था। प्रदीप ये देखते ही रास्ता में बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद करीबन सुबह 6:30 बजे कई लोग उसे उठा करके घर लेकर के आए कि उन्हें ऐसा लगा था कि कोई मतलब ये है पी करके या कुछ ऐसे करके रास्ते में पड़ा हुआ होगा, लेकिन किसी जानने वाले ने कि जिसे पता था कि ये प्रदीप है, वो उसके घर का एड्रेस यानी कि उसके महिमा के घर का एड्रेस बताया और वहाँ पे वो लेकर के आए। सबने मुँह में पानी का छींटा वगैरह सब मारा उसका, और प्रदीप उठने के बाद ये सारी घटनाएं बताई। तो बात बात में पता चला कि प्रदीप 4 या 4:30 बजे नहीं उठा था, क्योंकि महिमा 4:30 बजे उठ करके प्रदीप को ढूंढ रही थी, प्रदीप घर पे ही नहीं था। फिर उसे लगा कि हो सकता है वो इंतजार ना किया हो, वो चला गया हो, जबकि प्रदीप शायद 3:30 बजे ही या 3 बजे ही वो उठ करके, होती है ना कभी कभी गलतफहमी समय पे। और प्रदीप ने जब ये घटना बताई, सब लोग डर गए। धीरे धीरे घर का वातावरण भी बदलने लगा। एक दुल्हन के लिबास में कोई लेडी सबको घर पे दिखती थी, कभी प्रदीप की होने वाली सास, कभी ससुर को, ज्यादातर महिमा को दिखती थी, प्रदीप को भी नहीं, महिमा को दिखती थी। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि महिमा के नाखूनों में दरार सा पड़ने लगा, नाखून पीले होने लगे, चेहरा गोरा था उसका, लेकिन उसका चेहरा सफेद सा होने लगा था, और कमजोरी आने लगी। जब टेस्ट वगैरह हुआ तो पता चला कि उसका ब्लड लॉस हुआ है। ब्लड लॉस, वो भी ऐसे, ना उसका कहीं से ब्लड निकल रहा है, ना ही कोई ऐसा समय आया जिसकी वजह से उसका ब्लड लॉस हो शरीर का। लेकिन दवाइयाँ वगैरह दी डॉक्टर ने और कहा कि रेस्ट लेने के लिए, थोड़े फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाने के लिए। लेकिन अब और भी चेंजेस होने लगे। जब भी महिमा कोई भी फल को खाती या कोई खाना खाती तो उसे ऑन द स्पॉट वॉमिटिंग हो जाता था, काला वॉमिटिंग होता था, ना कि आपका क्या कहें कि नॉर्मल सा जो होता है, क्योंकि उसकी माँ ने देखा। और फिर उन्हें ऐसा लगने लगा कि हो सकता है कि इसके साथ कोई गड़बड़ हो। फिर भी उनके पिता ने कहा कि नहीं, ये मेडिकल कंडीशन ही हो सकता है कि अ, हम जो सोच रहे हो वैसा ना हो, इसे कोई बीमारी हो। फिर एक डॉक्टर से दिखाया, कोई टेस्ट में कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इसके शरीर में कंटिन्यू ब्लड लॉस हो रहा है। फिर उसकी माँ की जिद करने पर महिमा के पिता ने महिमा को आसाम में ही, आप जानते होंगे, कामाख्या प्रदेश, जहाँ कई सारे अघोरी तांत्रिक वगैरह जाते हैं, और उस समय अम्बुबाची का पर्व चल रहा था। आसाम वाले अच्छे से जानते होंगे अम्बुबाची का पर्व। तो वहाँ पे एक अघोरी से मुलाकात हुई उनके पिता की, पर अघोरी ने कहा कि मैं आपके बेटी को यहाँ नहीं, आपके घर पे ही आकर के देखूंगा। वो अघोरी उनके घर पर आए। आने के बाद वो चौंक से गए कि आपकी बेटी को ऐसा कौन व्यक्ति है कि जो इतना पसंद नहीं करता है। फिर जब उन्होंने ध्यान दिया और कहा कि ये जो लड़का है प्रदीप, इसके घर से ही किसी ने ये काम किया है, और ये क्या काम किया ये मैं नहीं बताऊंगा, पहले इसके घर वालों को आप बुलाइए। प्रदीप भी गुस्सा होते हुए, और पहले तो बकझक करते हुए प्रदीप ने ये कहा कि मेरे घर वाले तो राजी हो चुके हैं, चाचा ताई पापा मम्मी किसी को तो ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। तो उन बाबा ने कहा कि एक काम कीजिए, आप सबको घर से बुलाइए, जितने लोग तत्काल यहाँ पे आ सकें। बात पता चलते ही प्रदीप के माता पिता और उसके घर वाले जितने लोग थे, उसका छोटा भाई, उसके चाचा, उसके चाची, सब लोग पहुँचे।
पहुंचने के बाद उन बाबा ने कहा कि मैं एक छोटी सी क्रिया करूंगा जिससे जिसने भी ये कार्य किया है मुझे पता चल जाएगा कि वो कौन है। अब वो खुद अपने मुंह से कहेगा अगर आप लोगों में से कोई है तो। उन्होंने क्रिया की लेकिन उनमें से कोई था नहीं। ये बात उन्हें पता चल गई अघोरी बाबा को। फिर बाबा ने कहा कि हो सकता है कि आपके घर का कोई और सदस्य भी हो जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो तुरंत ही तत्काल उन्हें प्रदीप को फ़ोन आती है एक उनकी बुआ की, प्रदीप की, कि बेटा तुम अभी कहाँ पर हो। प्रदीप ने कहा कि मैं महिमा से मिलने के लिए आया हूँ, हमारे मम्मी पापा वगैरह सब लोग हैं। तो सुनो ना बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, क्या तुम लोग यहाँ पे आ सकते हो, ऐसा कहा। तो फिर झट से उसके पापा ने फ़ोन ले लिया और कहा कि एक काम कीजिए ना दीदी, आप किसी तरह से इसके घर पे आ जाइए। तो हाँ ना करते करते वो उसकी बुआ राज़ी हो गई और वो आई 2-3 दिनों के बाद में। और अघोरी बाबा ने कहा कि तब तक मैं यहीं पर ही रहूँगा, मैं जाऊँगा नहीं। पर्व खत्म हो चुका था बेवाची का, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। तो उन्होंने घर में कुछ पाठ वगैरह किए, भभूत वगैरह जो उनके झोले में थी उसे चारों तरफ छीटा और एक उनके पास मसानी हड्डी थी जिससे घेरा बनाया घर के चारों ओर और कहा कि जो भी दुष्ट आत्मा है वो इस घर में अभी प्रवेश नहीं कर सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये पीछा छोड़ चुकी है, ये ताक लगा के बैठी है और ये कौन है ये मुझे पता चल चुका है, लेकिन आने दीजिए पहले सबको। जब उसकी बुआ घर में प्रवेश की तो प्रवेश करते ही पहले उन्हें बहुत ही जोर का उल्टी आया। बहुत उल्टियाँ की उन्होंने और बीमार से पड़ गई। फिर वो जब तबीयत थोड़ा सा ठीक हुई, वो होश में आई तो सामने बाबा बैठे हुए थे और बोले कि तुमने ये क्यों किया इस लड़की के साथ में, इस लड़की का क्या दोष था। तो ना करते करते फिर वो राजी हुई और कही कि ये मैंने नहीं किया है। तो किसने किया है ये बताओ। उसकी बुआ ने बताया कि मैं इस लड़की को पसंद नहीं करती थी और मैं जिस लड़की को पसंद करती थी वो उसके ही ससुराल के किसी जानने वाले की लड़की थी। तो जब उसे मैंने प्रदीप का फ़ोटो दिखाया वो इसे बहुत पसंद करने लगी और साथ साथ में जब प्रदीप ने बताया कि महिमा है इसकी गर्लफ्रेंड और जब आप लोग सब राज़ी हो गए तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने महिमा का फ़ोटो चुपके से ले करके उस तक पहुंचा दिया और दिखाया कि ये देखो ये उसकी गर्लफ्रेंड है, इसके साथ उसकी शादी होने वाली है, अब तुम प्रदीप को भूल जाओ। लेकिन वो लड़की और उसका भाई वो लोग राज़ी नहीं था। तब उसके भाई ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तब प्रदीप के पिता ने पूछा कि बाबा बताइए कि आखिर ये है क्या, कौन सी चुड़ैल है या कौन सी भूतनी है। तो चिल्लाते हुए खबरदार उसे चुड़ैल या भूतनी मत बोलना, ऐसे बाबा ने कहा। वो सरीसर्प कृत्या है जिसका प्रयोग आपके होने वाली दुल्हन के ऊपर किया गया है। भैया जिसने भी किया है वो बहुत ही बुरा किया है, बहुत ही गलत तरीके से किया है। ये यदि यहाँ पे रुकी तो ये किसी का प्राण लेगी और ये गई तो भी किसी का प्राण लेगी ही लेगी, ये ऐसे नहीं जाएगी। तब ना चाहते हुए भी उन्होंने ये किया कि अब कृत्या को विपरीत करना पड़ेगा। जो प्रक्रिया थी उसे उल्टी की गई जिसके लिए बहुत समय लगा था। और अचानक से बुआ जो कि माध्यम थी उनका एक टांग एक्सीडेंट में टूट गया, क्योंकि वो उस समय घर निकल चुकी थी भाग के। तो कौन चाहता है कि वो बदनामी हो वगैरह वगैरह, लेकिन जाते समय पता चला कि उनका कार का एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण से एक पैर टूटा उनका। और वो जो लड़की थी वो दिमागी रूप से विक्षिप्त हो गई थी और उसका भाई मर चुका था। और उसके बाद
कुछ दिनों के बाद में जब सब सिचुएशन सही होने लगा, धीरे धीरे महिमा ठीक होने लगी। जैसे उसके शरीर में जितने भी नुकसान हुए थे, शरीर गिरने लगा था वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ उसके साथ हुई थी वो सब धीरे धीरे रिकवर होने लगा समय के साथ में। और उन्हें कहा गया उन दोनों को कि आप एक बार जा कर के काशी के महाकालेश्वर मंदिर का दर्शन कर लीजिएगा, फिर आपका जीवन में ऐसा कोई भी रुकावट नहीं आएगा और आपके साथ कोई भी आगे आने वाले समय में इस तरह की क्रिया नहीं करेगा और ना ही कर पाएगा। और उसके बाद उनकी शादी हुई और अभी वो अच्छे से रह रहे हैं। और धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। कहा जाए तो ये कहानी भी हो सकती है और कहा जाए तो ये किसी का अनुभव भी हो सकता है। कृपया लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।